देखा जाए। हाँ बोलिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहीं लिखा रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और गुना 1 वोल्ट समझिएगा। ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि इस 1 वोल्ट विभवांतर, ये 1 वोल्ट क्या है? विभवांतर। इस 1 वोल्ट विभवांतर के कारण, इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, उसी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऊर्जा देने का अलग अलग तरीका होता है। विभवांतर के माध्यम से भी ऊर्जा प्रदान किया जाता है, नहीं? ठीक है। तो अगर किसी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के कारण जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब ये ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कोई जरूरी नहीं है कि वो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। ठीक है, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे, हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यही होता है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से हम लोग आपको ये चीज पढ़ा दिए थे। अब उसी पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना है। यहां पे आते हैं, देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर कितना कैलोरी होता है? नहीं, तो ये ध्यान रखना है, 3.83 गुना 10⁻⁻20 कैलोरी पर एटम। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम, ये होता है, ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल के केस में देखोगे ना, तो बार बार किलो जूल पर मोल लिखेगा, किलो कैलोरी पर मोल लिखेगा, नहीं। तो हमको याद करना होगा। तो अगर ये एक एटम के लिए पता है, अगर 1 मोल के लिए निकालना है, तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23, नहीं? तो इसमें हम लोग गुना कर सकते हैं ना, अगर इसको मोल में बदलना है तो। कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग गुना कर सकते हैं 6.022 गुना 10⁻23 से, नहीं? तो हम लोग को जूल जूल पर मोल मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। और अगर हम लोग को जूल को किलो जूल में बदलना है, तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जूल को अगर किलो जूल में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? कर सकते हैं, दिक्कत है इसमें। तो यहां से हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा। चलो, तो हम लोग को यहां से क्या किया है? कन्वर्ट किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का इकाई है। कैलोरी, किलो कैलोरी, ये भी क्या है? ऊर्जा का इकाई है। किलो जूल, ये भी क्या है? ऊर्जा का इकाई है, ध्यान रखना है। तो हमको इन तीनों का रिलेशन ध्यान रखना है, और ये रिलेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना है। ये जो है, इसी का यूज जो है वो हम लोग को न्यूमेरिकल में बार बार आएगा, ध्यान रखना है। इसका यूज जो है वो हम लोग को बार बार न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग घेर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू याद रखना। अब इसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर 96.49 किलो जूल पर मोल, ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर 23.06, या सिर्फ 23 याद रखो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 23 किलो कैलोरी पर मोल, नहीं? और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल पर किलो जूल पर मोल होगा? तो 96.49 किलो जूल पर मोल, नहीं? तो ये याद करना है, ये याद नहीं करना है, इसका यूज न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग यहां पे आ जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां लिख रहा है क्या कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का मान 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं? चलो देखते हैं। हम लोगों को हाइड्रोजन परमाणु दिया, हाइड्रोजन परमाणु लिख दिए, और हाइड्रोजन परमाणु के कौन सी का मान दिया है? आईपी का वैल्यू, हाइड्रोजन परमाणु के आईपी का मान वो दे दिया है 13.58।
कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसको मानते हैं कि पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के आईपी का मान 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक हाइड्रोजन एटम के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगा, उस ऊर्जा का मान कितना दे दिया है? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु हो गया, हाइड्रोजन परमाणु के पास एक कक्ष होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके लिए कुछ ऊर्जा लगेगा, उसी ऊर्जा का मान हमको कितना दिया है? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का मान किलो जूल पर मोल में ज्ञात करो। नहीं, तो हमको तो पता है, अभी तो हम देखे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 94 पॉइंट कितना था, 49 था ना, 96.49, 96.49 देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96.49 किलो जूल पर मोल ये होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना था, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 96.49 मल्टीप्लाइड बाई 13.58 हो जाएगा, और ये उतार देंगे अब यूनिट, किलो जूल पर मोल। दिक्कत है? अब वही आंसर आ जाएगा, आंसर लिखा हुआ है बगल में। नहीं तो कैसे बनेगा, समझ में आ गया? इसमें दिक्कत है किसी को भी? सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, उसको क्या बोल रहा है, किलो जूल पर मोल में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ हमको ये याद ना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना किलो जूल पर मोल होता है, तो 96.48 किलो जूल पर मोल होता है, और उसी को हम लोग 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना है तो 96.49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 24 मिलीग्राम, क्या लिखा हुआ है, 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वाष्प में, 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वाष्प में उपस्थित सभी मैग्नीशियम के परमाणुओं, सभी मैग्नीशियम के परमाणुओं को Mg आयन में बदलने के लिए लगने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि मैग्नीशियम के Ip1 और Ip2 का मान क्रमशः 737.76 तथा 1450.73 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, यही दिया हुआ है। समझो, हम लोग को बनाना है तो क्या करते, यहां से हम लोग मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते। देखो तो अगर मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऊर्जा कौन सा, Ip1 या I1, और I1 का शायद मान दिया हुआ है 737, तो इसको 738 लिख दे सीधे, 738 किलो जूल पर मोल इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बदल जाएगा Mg प्लस, बदलेगा, गैसियस फॉर्म होगा। चलो अब हम लोग क्या करें, हम लोग को Mg प्लस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो यहां पर भी ऊर्जा लगेगा, और ऊर्जा कौन होगा, I2 होगा। नहीं, और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 1450.73, और ये बदल जाएगा Mg2 प्लस में, बदलेगा नहीं, Ip1 Ip2 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो समझो, यानी हमको करना क्या है, यहां पर अगर इस रिएक्शन को हम लोग जोड़ें तो क्या करना है, ध्यान दो। हम लोग देखें अगर तो Mg प्लस से Mg प्लस काट सकते हैं, हम लोग को यहां पर मैग्नीशियम, नहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हम लोगों को यहां से देखा जाए तो अब यहां पर क्या लिखें, I1 प्लस I2, यानी ऐसा लिखें 738 अब प्लस इसको 1451 मान ले, क्या अप्रोक्स मान लेते हैं, नहीं 1451, ये हो गया I1 प्लस I2, और इधर क्या बच गया, Mg2 प्लस। बोले इतना में दिक्कत है? नहीं। अच्छा समझो, यहां पर जो मैग्नीशियम लिखा हुआ है इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी यहां पर क्या है 1, तो इस 1 है तो इसको हम 1 मोल पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? अच्छा ये भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ये भी इसका कुछ नहीं, 1 मोल है, कितना है 1 मोल। नहीं, अच्छा 1 मोल मैग्नीशियम जो होता है इसका भार कितना होता है,
24 ग्राम कितना होता है? 24 ग्राम। अच्छा, इन दोनों को जोड़ देते, अगर 1451 हम लोग को दिया हुआ है और 738 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते तो 8 1 9, 5 3 8 और 7 4 11 और 1 और 1 2, 2189 के आसपास में आएगा। नहीं, ये हम लोग को जोड़ कर कितना आएगा? 2189 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, याद रखना, सब बताना 2189। अब ये बताओ, ये समझ में आया कि 24 ग्राम, क्या लिख रहे हैं? 24 ग्राम, एक मोल मैग्नीशियम का मतलब 24 ग्राम। 24 ग्राम मैग्नीशियम को Mg2+ में बदलने के लिए कितना ऊर्जा लग रहा है? 2189 किलो जूल पर मोल ऊर्जा लग रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को इतना लग रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 24 मिलीग्राम, नहीं 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम को Mg2+ बदलने में कितना ऊर्जा लगेगा, तो निकाल लेंगे हम लोग। देखो तो अगर 24 मिलीग्राम है तो 24 मिलीग्राम ग्राम बदलते क्या होता? 24 गुना 10⁻³ ग्राम, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 24 मिलीग्राम बराबर 24 गुना 10⁻³ ग्राम। चलो अब यहां आते हैं, 24 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2189। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे कि 1 ग्राम Mg को Mg2+ में बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए 2189 और डिवाइडेड बाई कितना? 24 किलो जूल पर मोल। लिख दिए? नहीं, तो इसलिए हमारे पास है कितना? 24 गुना 10⁻³ ग्राम मैग्नीशियम को Mg2+ में बदलने के लिए कितना चाहिए? तो 2189 और बटा में 24 और गुना में 24 गुना 10⁻, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां से हम लोग 24 से 24 क्या करते? काट देते। तो यहां से हम लोग का आ जाता, अगर 3 को सुना इसके बाद 1 2 3 ऐसा लिखें 2.189 के आसपास में आएगा किलो जूल पर मोल। आएगा? बोलो, इसमें दिक्कत है? कर सकते हैं ना? किसी को दिक्कत तो बोलिएगा। नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ दिमाग बहुत नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से। 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वाष्प में उपस्थित, 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वाष्प में उपस्थित सभी मैग्नीशियम के परमाणुओं, यानी कि सभी मैग्नीशियम के परमाणुओं को कौन चीज बदलना है? मैग्नीशियम आयन में, यानी Mg2+ में बदलना है। 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वाष्प में उपस्थित सभी मैग्नीशियम के परमाणुओं को Mg आयन में बदलने के लिए लगने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। नहीं, तो हम लोग लिखे इक्वेशन, भाई IP1 IP2 का मान दिया है, तो IP1 का मतलब कि न्यूट्रल मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका मान दे दिया है। फिर Mg+ में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका मान भी दे दिया है। दोनों समीकरण को हम जोड़ दिए तो IP1 IP2 का मान भी जोड़ दिए। तो इससे हम लोग को जोड़ने से क्या मिला? ये मिल गया कि 1 मोल मैग्नीशियम को अगर Mg2+ में बदलना है तो टोटल ऊर्जा कितना चाहिए? 2189। नहीं, तो 1 मोल का मतलब 24 ग्राम। 24 ग्राम मैग्नीशियम को अगर Mg2+ में बदलना है तो ऊर्जा चाहिए 2189। तो अगर 24 ग्राम का निकल गया कि 24 ग्राम के लिए 2189 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 24 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए? नहीं निकल जाएगा? बुझा रहा है? दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने से बना के देखो, उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सोडियम दे दिया। तो सोडियम के लिए IP1 IP2 नहीं देगा, सिर्फ IP1 देगा, क्योंकि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है? 1। सेम क्वेश्चन है, बना के देखिए तो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए।
2.3 मिलीग्राम लिखा हुआ है। यही ना, देखिए 0.0495 किलो जूल पर मोल। हाँ सर बोल, आपका 0.495। आपको किलो जूल में ही बताना है, कोई जोड़ नहीं, वो तो जूल में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना किलो जूल में आंसर बताइए ना क्या आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये हम लोगों का। सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या बनेगा, Na+ गैसीय में कन्वर्ट करेगा। इसके Ip1 का मान दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है, 495 किलो जूल पर मोल। नहीं, अब इसके Ip2 का तो मान नहीं दिया हुआ है, बस Ip1 का ही मान दिया हुआ है, यानी कि हमको एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, अब ये सोडियम अकेला है तो इसको 1 मोल पढ़ते हैं। नहीं, अब 1 मोल सोडियम का वजन कितना होता है, 23 ग्राम। नहीं, तो 23 ग्राम सोडियम को सोडियम आयन में बदलने के लिए 495 किलो जूल चाहिए। तो लिखेंगे इस बात को ऐसे कि 23 ग्राम सोडियम को Na+ में बदलने के लिए, Na+ में बदलने के लिए, Na+ में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, 495 किलो जूल पर मोल ऊर्जा चाहिए। नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली लिखें ऐसे, 23 गुना 10⁻³ इतना ग्राम सोडियम को Na+ में बदलने के लिए कितना चाहिए बाबू, तो 495, सॉरी 495, नहीं अब ये आएगा बट्टा में और ये जाएगा गुना में, तो 495 बट्टा में 23 गुना में 23 गुना में 10⁻⁻, अच्छा 2.3 है, तो यहाँ पर 2.3 लगा लीजिए और यहाँ भी 2.3 लगा लीजिए। दिक्कत है, कर सकते हैं, 2.3 है। हम कहाँ गलती किए हैं, हम तो 2.3 लिखे हैं, 2.3 लिखिए ना लगे आए। हाँ, उसी को 23 को 10⁻⁻4 कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 495, नहीं, और इस 23 को 23 को काट दिया जाए, नीचे को बट्टा 10 है, 10 उड़ गया है तो नहीं, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 495 गुना 10⁻⁻4। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0.0495 किलो जूल पर मोल होगा। है तो जूल है ना भाई, किलो जूल है। अब इसको जूल में बदलना है, किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो अपने आ जाएगा। परेशानी है, कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए। ये सबको समझ में आया कि जो कुछ पूछना है, ये सभी विद्यार्थियों को समझ में आया, किसी को क्वेश्चन नहीं ना है। उसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे मैग्नीशियम है तो 24 ग्राम, सोडियम है 23 ग्राम। नहीं, तो जब भी हम 1 मोल बोलते हैं तो 1 मोल बराबर होता है उस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है,
0.1 मोल, ध्यान देते हैं, 0.1 मोल H प्लस आयन उत्पन्न करने के लिए कितने किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी? यदि हाइड्रोजन के आईपी का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। नहीं, इसमें एनर्जी का मान क्या दे दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और पूछ कौन सी में रहा है? किलो जूल में। नहीं, तो सिंपल है, हम लोग देखें अगर तो हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो ये कौन सी में बदल जाएगा? H प्लस में, गैसीय। अब यहां पर जो ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा का मान दे दिया है, यानी I1 का मान आपको दे दिया है कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया हुआ है, इतना में दिक्कत है। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? देखो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया है, तो सबसे पहला काम है कि आंसर पूछ रहा है कौन सी में? किलो जूल पर मोल में। नहीं, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल बदलना पड़ेगा। नहीं, तो हम लोग यही I1 बराबर अगर लिखना हुआ तो 13.6 गुना 96.49 था ना, तो 96.49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कौन सी में बदल जाएगा? किलो जूल पर मोल में बदल जाएगा। पहला काम ये। नहीं, अब ये का हाइड्रोजन है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 मोल। क्या पढ़ेंगे? 1 मोल। तो यहां से क्या पढ़ने से मिल गया कि 1 मोल हाइड्रोजन को H प्लस में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? तो इतना चाहिए। नहीं, तो अगर हाइड्रोजन वाला याद हो, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस वाला, शायद इसको गुना कर देखिएगा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 1312 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्तर में इसको पढ़े थे। नहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलो जूल में तो वो 1312 आता था। ठीक है, चलो, तो यहां से हम लोग को आ जाएगा 1312 किलो जूल, उसी आसपास में आना चाहिए। चलो, तो यहां से 1 मोल, ध्यान समझो, 1 मोल हाइड्रोजन को H प्लस में बदलने के लिए ऊर्जा कितना चाहिए? 1312। तो 0.1 मोल H प्लस बनाने के लिए कितना चाहिए ऊर्जा? नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। नहीं, तो इसको बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े ना। सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 1 मोल He2 प्लस उत्पन्न करने के लिए कितने किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी यदि हीलियम के IP1 था IP2 का मान क्रमशः दिया हुआ है? नहीं, तो ये सेम क्वेश्चन है, यहां भी क्या करना है, हम लोगों को जो ऊर्जा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाला ऊर्जा और ये वाला ऊर्जा, उसको भी बदलना पड़ेगा किलो जूल पर मोल में, इसको भी बदलना पड़ेगा किलो जूल पर मोल में। इन दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे तो मालूम चल जाएगा कि अच्छा 1 मोल हीलियम को नहीं बदलने के लिए टोटल एनर्जी कितना चाहिए। और क्वेश्चन में शायद 1 मोल का पूछ भी रहा है। नहीं, तो बस करना क्या है, इसको किलो जूल में बदलना है, इसको भी किलो जूल में बदलना है, और दोनों एनर्जी को जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको बना के लाना है, ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन है। नहीं, तो ये क्वेश्चन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते समय बनवाए हैं, जब हम आयनन ऊर्जा पढ़ाए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं तो वहां पर ये क्वेश्चन बनवाए हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बना के लाना है फिर दोबारा। नहीं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको बना के लाना है। आप उसको देखिएगा कैसे कैसे बनाया गया है। नहीं, और इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां आईपी पढ़ाया गया है सेम यही क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए, तो ये सब होमवर्क तैयार हो रहा है, बुझा रहा है ना? यहां आइए अगले पॉइंट पर, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के आयनन ऊर्जा का सूत्र। तो ये पहले से आप जानते हैं। नहीं, अब देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यानी ऐसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक हो। नहीं, तो समझते हो तुम? देखो तो अगर हम बात करते हैं एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, तो अगर एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करें तो इसका मतलब होता है वैसे स्पेसीज जिनके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान रखना है, वैसे स्पेसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो
क्या कहलाते हैं? एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ध्यान रखना है, यहां जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेसीज, इस स्पेसीज का मतलब परमाणु भी हो सकता है नहीं, और यहां पर पढ़ रहे हैं तो यहां पर आयन मानते हैं, ऐसे स्पेसीज का मतलब परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, तो सबको मिलाकर एक ही जगह स्पेसीज कह दिया जाता है। ठीक है, अब जो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, तो एकल इलेक्ट्रॉनिक कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कय गो? तो ये एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एग्जांपल है, ध्यान रखना है। हम यहां पर लिखें He+, ये एकल इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कय गो है? एगो, क्योंकि He+ लिखे हैं। अगर न्यूट्रल हीलियम लिखते तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता, नहीं, आप यहां पर लिख रहे हैं Li2+, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैसे स्पेसीज जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे स्पेसीज के आईपी का मान, आईपी का फॉर्मूला आप इस आधार पर निकालते हैं, नहीं, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं एटॉमिक्सर में। तो आईपी बराबर 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखना है। अब यहां से केयर करना है, यहां पर जो Z हम लिखते हैं, इस Z का मतलब क्या है? परमाणु संख्या। ध्यान रखना है। और यहां जो n लिखते हैं, इस n का मतलब कक्ष संख्या होता है, और जनरली n का वैल्यू क्या होगा? 1। क्या कि एकल इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे स्पेसीज जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष कय गो चाहिए? एगो चाहिए, तो जनरली n का वैल्यू यहां क्या लेंगे? 1। दिक्कत है, तो n का वैल्यू 1। अब यहां पर हाइड्रोजन परमाणु का निकालना होगा, तो इसका परमाणु संख्या 1, तो Z का मान 1 रखेंगे। अगर हीलियम का पूछेगा तो Z का मान 2 रखेंगे, लिथियम का पूछेगा तो Z का मान 3 रखेंगे, रख सकते हैं। तो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए आईपी का मान अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु के पास कक्ष कय गो? एगो, नहीं, इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? एगो, नहीं। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया आईपी। आईपी फर्स्ट, क्या कि उदासीन परमाणु है, ये हाइड्रोजन क्या है? उदासीन। अब आईपी फर्स्ट का मान निकालना है, तो आईपी फर्स्ट का मान निकालने के लिए बराबर फॉर्मूला है 13.6, लगते 13.6। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना? 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखते। अब बट्टा में हाइड्रोजन परमाणु बस कक्ष कय गो? 1, तो यानी n का मान भी कितना? 1। तो सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी इससे क्या मालूम चला कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं कि नहीं? चलो एक और बात बस ध्यान दे लो, यहां पर ध्यान दो। अगर हमको लिथियम दिया तो लिथियम के आईपी का मान हम उस फॉर्मूला पे नहीं निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कय गो? 3 गो। इसको एकल इलेक्ट्रॉनिक पहले बनाएंगे, तो लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाबू, तो ये बताओ कौन चीज में बदलेगा? अच्छा, तो यहां पर क्या निकलेगा? IP1। अच्छा ये देखो Li+, इसके पास 3 था, अब इसके पास क्या बच गया? 2। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो जो ऊर्जा लगेगा उसे क्या कहेंगे? IP2। ये कौन चीज में बदलेगा? Li2+ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अच्छा ये बताओ, अब इसके पास Li2+ में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो Li2+ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो ऊर्जा क्या कहलाएगा? IP3। इसके पास इलेक्ट्रॉन कय गो? एगो, नहीं, पहले 2 गो था, 2 गो में से एगो निकल गया, तब कय गो बच गया? एगो। अभी कौन चीज बदल गया हुआ? तो देखो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही ना एकल इलेक्ट्रॉनिक है। एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यही हमारा है एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब कोई बोलता है कि इस फॉर्मूला का यूज करना है, जो हम लोग को पीछे फॉर्मूला पढ़े, इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो इस फॉर्मूला किसके लिए है? एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। तो चलो ध्यान दो, जो फॉर्मूला पीछे वाला है वो इस पर, इस केस में लगेगा, इस केस में लगेगा। यानी कि अब यहां पर आप जो निकालिएगा लिथियम के लिए, तो वो IP1 उस फॉर्मूला से निकलेगा कि IP2 की IP3? IP3 निकलेगा, ध्यान रखना है। नहीं, उस फॉर्मूला से लिथियम के IP1 का मान नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? काहे कि उदासीन अवस्था में लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले पर फॉर्मूला लागू नहीं होता है। बस में रहा है।
फिर Li+ पे आ जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर भी वो फॉर्मूला नहीं निकलेगा। यानी हम लोग लिथियम के Ip2 का भी मान उस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं। नहीं तो कौन सा Ip का निकलेगा वैल्यू? Ip3 का ही सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला के आधार पर, बाकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये दिमाग में चाहिए ना कि लिथियम का Ip निकालना है। अच्छा लिथियम का सर तो बताइए किए हैं, फटाक दे 13.6 इसका बटा n², बस मेरा है काम घबरा जाएगा। देखना है कि लिथियम का नहीं निकाल सकते हैं, Li+ का नहीं निकाल सकते हैं, Li2+ का निकाल सकते हैं। यानी Ip1 का मान लिथियम का नहीं निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला पर, Ip2 का भी मान नहीं, Ip3 का मान निकाल सकते हैं। ये समझ में आया? नहीं तो जब समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं ये भी हम लोग एटॉम्स में बनवाए हुए, लेकिन फिर से बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बना के लाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना के लाना है। हाँ बोलिए। n² जगह पर 2 क्यों रखेंगे? तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया ना 2 गो, हमको यूनी इलेक्ट्रॉनिक पे लगाना है ना। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जब लिथियम के पास है उस समय कक्ष संख्या कितनी है? 1, तो वही रखेंगे ना आप। नहीं तो उस फॉर्मूला पर आप आपके अनुसार Ip1 भी निकाल लेंगे, Ip2 भी निकाल लेंगे जब कक्ष का संख्या रखने लगेंगे तो। नहीं ये समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपको बना के लाना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाने से गड़बड़ा जाता है काम। यहां ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस केस में ही लगता है। नहीं आईपी को हम लोग इकट्ठा किए कि उसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना है। ठीक है, जहां आईपी पढ़ाया गया है तो उसको भी यहाँ पर लिखा गया है ताकि हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल आईपी पर आते हैं उस टाइप का हम लोग बना सकें। नहीं तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है। ये लिखा है कि प्रथम परमाणु के आईपी का मान लिखा हुआ है, अब बट्टा दूसरे परमाणु के आईपी का मान, यानी 2 गो परमाणु दिया हुआ है, मान लो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो एक परमाणु के आईपी का मान दे देगा, एगो परमाणु के आईपी का मान पूछ देगा। एगो परमाणु के आईपी का मान दे देगा और दूसरे परमाणु का आईपी का मान पूछ देगा। तो करना क्या है, नहीं जो प्रथम परमाणु के आईपी का मान है उसको ऊपर रख दो, आज जिसको निकालना है उसको x मान लो। नहीं फिर बराबर प्रथम परमाणु के परमाणु संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरे परमाणु के परमाणु संख्या का स्क्वायर कर दो। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हीलियम है तो 2 का स्क्वायर। नहीं तो 1/4, इसमें एगो के आईपी का वैल्यू पता है, आईओ का नहीं पता है तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, नहीं जिसको आपको बना के लाना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बना के लाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही।